नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ नेहा और आज मैं आपको रंजीत की बहुत ही दर्द भरी कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनकर आप खुद को रोने से नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि रंजीत की ज़िंदगी जिस तरह बर्बाद हो गई, भगवान न करे कि कभी भी किसी के साथ ऐसा हो। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आएगी। मेरा नाम मनोज है। मेरा जन्म एक अच्छे परिवार में हुआ था। मैं और मेरा पूरा परिवार पटना में रहता था। मैंने अपने 10th तक की पढ़ाई पटना में ही पूरी की। उसके बाद मेरे माता पिता ने मुझे जयपुर पढ़ने के लिए भेज दिया। वहाँ मेरी पढ़ाई खत्म होने के बाद जयपुर में ही मेरी जॉब लग गई और मैं जयपुर में जॉब करने लगा। उसके बाद मैं जयपुर में ही एक फ्लैट लिया और वहाँ अपने माता पिता को भी बुला लिया और हम सभी साथ में रहने लगे। जब मैं 26 साल को हुआ तो मेरे माता पिता ने मेरी शादी के लिए लड़की ढूंढना शुरू कर दिए। तो हमारी एक करीबी रिश्तेदार ने एक लड़की का बायोडाटा और फोटो भेजा जो मेरे माता पिता को पसंद आ गई। उस लड़की का नाम सुमन था। वह दिखने में अच्छी दिख रही थी। मेरे माँ बाप ने मुझसे पूछा तो मैंने भी हाँ में सर हिला दिया। मेरी शादी बड़ी धूमधाम से हुई थी। वैसे तो मेरी शादी घर वालों की पसंद से हुई थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तो मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करने लगा था। मेरा जयपुर से कोलकाता ट्रांसफ़र हुआ तो मेरी बीवी भी जिद करने लगी कि मैं भी आपके साथ कोलकाता जाऊंगी, क्योंकि शादी से पहले वो कोलकाता में ही रहती थी। मैंने सुमन को बहुत समझाया कि देखो सुमन, कुछ दिन पर यहीं रुक जाओ, मुझे फ्लैट को सेट करवाने दो, फिर मैं तुम्हें भी बुला लूँगा। लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। इधर मेरे माता पिता मुझसे नाराज हो रहे थे कि मैं अपनी बीवी को हमारे पास छोड़कर जाऊं, लेकिन सुमन लाड में आके जिद करती रही तो मेरा दिल भी पिघल गया और फिर मैं उसे अपने साथ कोलकाता ले आया था। कोलकाता आने के बाद हमारे अच्छे दिनों की शुरुआत हो गई थी। हम दोनों खूब घूमते फिरते, होटल से ही खाना खाते, लेकिन वक्त के साथ असल जिंदगी की शुरुआत हो गई तो मुश्किल पैदा होने लगी थी। मैंने एक पॉश एरिया में एक किराए का घर लिया था, लेकिन साफ सफाई ना होने के कारण वो बहुत गंदा हुआ था। जब मैं सुमन को सफाई के लिए कहता तो वो मुंह फुलाकर बैठ जाती और कहती कि मैं काम वाली मौसी हूँ या बीबी। मैं उसे समझाता कि तुम मेरी पत्नी हो और ये घर हम दोनों का है, तो घर की सफाई तुम कर लोगी तो क्या हो जाएगा। तो वो चिढ़कर कहती कि मैं कोई काम नहीं करूँगी। अब मैं उसकी इन बातों का क्या ही जवाब देता। मैं ऑफिस से आकर अकेले ही पूरे घर की सफाई कर देता। मेरे लिए इतना ही काफी था कि वो खाना बना लेती थी। खाना जैसा भी बनता था मैं खा लेता था। हमारा सब कुछ अच्छे से चल रहा था। जिंदगी में शांति ही शांति थी। लेकिन अचानक पता नहीं क्या हुआ, मेरी बीवी परेशान सी रहने लगी थी। बात बात पर गुस्सा हो जाती थी। एक दिन सुमन ने मुझे बताया कि एक काम वाली मिल गई है। मैं कई दिनों से काम वाली को ही ढूंढ रही थी। वो बोली काम वाली 2 घंटे के लिए आएगी और घर की सफाई करके जाएगी। मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलो अब मुझे घर की सफाई नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन मुझे चिंता भी हो रही थी। मैंने कहा कि सुमन ध्यान रखना, नौकरानी घर की सफाई करके आती तो है, करने तो आती है, लेकिन सफाया करके चली जाती है। मेरी बात सुनकर वह हंस पड़ी थी और बोली कि आप चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब एक बार फिर से घर में शांति आ गई थी। सुमन बहुत खुश और सज धज कर रहने लगी थी। मैं घर आता तो उसको बहुत खुश देखता था। मुझे तसल्ली हो गई थी कि चलो सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन एक दिन मैं ऑफिस की एक जरूरी फाइल घर पर भूल गया था। घर जाकर जो देखा उससे तो मेरे होश ही उड़ गए थे। ये सब मेरे लिए असहनीय था, इसलिए मैंने सुमन को एक कमरे में बंद कर दिया था। देर रात जब मैं घर लौटा तो सुमन ने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया था। मैंने परेशान होकर दरवाजा खोल दिया और उससे पूछा कि तुम मुझे सीधे सीधे बताओ कि आज हमारे घर में नौकरानी के भेष में कौन मौजूद थी। तो बोली कि आपको मेरी कसम है, पहले आप मेरी बात सुनिए, फिर मैं आपको उससे मिलवा दूंगी। मैं अपनी बीवी को एक मौका दिया था। मैं दिल से यही चाहता था कि वो मेरी सारी शंकाओं को झूठा साबित करे, क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता था। सुमन ने अपने आंसू पोंछे और कहने लगी कि मनोज, हम 7 बहनें और एक भाई थे। पिताजी दिहाड़ी मजदूरी और माँ दर्जी थी।
हम सब छोटे छोटे थे तो हमारे पेट भी छोटे थे। हमारा पेट माँ की सिलाई की कमाई से भर जाता था। जब हम बड़े हुए तो हमारी भूख भी बढ़ गई। अब हम कम खाने से कहाँ गुजारा होता था। माँ दाल बनाने का बर्तन चूल्हे पे चढ़ा देती और जी भर के दाल में पानी डाल देती, लेकिन हमें रोटी हर बार कम पड़ जाती थी। हम खाली पेट में ही उठ जाते थे। जब कई दिन तक ऐसे ही मुसीबत सहनी पड़ी थी तो हमारी खाना खाने वाली चटाई तितर बितर हो गई थी। हम सभी भाई बहन एक दूसरे से खाना छीनकर खाने लगे थे। मेरा सबसे छोटा भाई रंजीत, वो खाना मुट्ठियों में भर लेता। हम उसे कुछ नहीं कहते थे। जब सब लड़ झगड़ कर उठ जाते थे तो वो अपने छोटे छोटे हाथों से रोटी के टुकड़े निकालकर माँ को खिलाने लग जाता। जब माँ रोती जाती तो रंजीत अपनी कमीज से माँ के आंसू पोंछ देता। मेरी सबसे बड़ी बहन 19 साल की थी और रंजीत 5 साल का था। ये जो उम्र का अंतर था ना, ये बहुत ही खतरनाक था। बहन की शादी की उम्र निकली जा रही थी, लेकिन गरीब घर की लड़की से कौन शादी करता है। अब हम बहनों को रंजीत से बड़ी आशाएं थी। हम दिन गिन कर काट रहे थे कि कब वो जवान होगा और कब हमारी किस्मत खुलेगी। लेकिन जीवन का हर पड़ाव एक मृग जल रहता है। रंजीत जवान हो गया और हम सब बहनें पक्की उम्र की होती गई। जब हम अपनी किस्मत पर रोते थे तो सबसे बड़ी बहन सीमा के गले लगकर रो पड़ता। माँ अपना माथा पीट कर रह जाती। माँ रंजीत को बहुत समझाती थी कि तुम एक मर्द हो। जब एक औरत किसी मर्द के सामने असहाय होकर आंसू बहाती है तो मर्द अपनी हिम्मत जुटाकर उसके आंसू पोंछ देता है, खुद रोने नहीं बैठ जाता है। मगर रंजीत को ये बातें कहाँ समझ में आती थी। उस बेचारे के भी हमारे तरह ही नसीब फूटे हुए थे। पढ़ाई से भी दूर हुआ था और हुनर से भी। जब वो 16 साल का हुआ तो माँ ने उसे बिजली का काम सीखने के लिए लगा दिया था, लेकिन तब तक उसके पास काम सीखने के लिए समय ही नहीं बचा था। माँ की आंखों की रोशनी बहुत कमजोर हो चुकी थी। वो सिलाई नहीं कर सकती थी। बड़ी बहन भी सिलाई से पीछे हट चुकी थी। अब सुबह शाम हमारे हालात एक जैसे थे। हम भूखे रहते तो पिताजी शाम को मस्त शराब पीकर आते थे और बिस्तर पर ढेर हो जाते थे। माँ रात में भूख के कारण रो रही थी। रंजीत नींद से उठकर उनके पास गया और उनके गले लगकर रोने लगा था। फिर सुबह हुई तो उसने अपना फैसला सुना दिया था कि वो बिजली का काम नहीं सीखेगा, बल्कि दिहाड़ी मजदूरी करेगा, मेहनत मजदूरी करेगा। समय की मांग भी यही थी। तभी तो हम सभी चुप ही रहे। अब एक लड़का अक्सर रंजीत के साथ हमारे घर आता था। उसका नाम निखिल था। वो उम्र में रंजीत से काफी बड़ा था। शायद मुझसे भी वो 1-2 साल बड़ा ही था। वो माँ को आके दिलासा देता कि चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो चोरी चोरी मुझे देखते रहता था। उसको मैं अच्छी लगने लगी थी और उसने मुझसे कहा था कि जब उसके घर के हालात ठीक हो जाएंगे तो वो मुझसे अपनी दुल्हन बनाकर ले जाएगा। लेकिन फिर एक दिन निखिल गायब हो गया। मुझे उम्मीद थी कि वो एक दिन जरूर वापस आएगा। इस बीच रंजीत भी पूरे दिन घर से गायब रहता था। अब तो रात भी बाहर गुजारने लगा था। एक दिन वो रोज की तरह घर से बाहर निकला और लौटकर वापस ही नहीं आया। माँ और हम बहनों का रो रो कर तो बुरा हाल हो गया था। माँ पूरे दिन ऐसे रोती रहती थी जैसे उसकी मौत हो गई हो। हम बहुत दुखी रहने लगे थे। हम बहनें भी भाई को याद करते तो अपनी इच्छाओं पे आंसू बहाते। कई दिनों से हमें खाना भी नसीब नहीं हुआ था, जिसके चलते मेरी बड़ी बहन जब सीढ़ियों पर चढ़ी तो चक्कर खाकर गिर गई और उसके सिर पर गहरी चोट लगी और उस झटके में मेरी सबसे बड़ी बहन की मौत हो गई। दीदी गुजर गई, लेकिन न माँ रोई न हम बहनें रोए। माँ बोली कि सीमा की भूख मर गई। हमने कहा खुशनसीब थी हम, बदनसीब बहनें जिंदा थी। 1 महीना बीत गया होगा कि रंजीत वापस लौट आया और ढेर सारे पैसे लेकर आया था। अपने साथ वो नीली शॉल भी लाया था। रंजीत बोला कि माँ, ये शॉल सीमा दीदी के लिए है। तो माँ बोली कि बेटा, अब इसे ओढ़ने के लिए वह इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनते ही वो परेशानी से सबका मुंह ताकता रहा। हम सब बहनों की गिनती करने के बाद बोला कि माँ, सीमा दीदी क्यों मर गई? पिताजी मर जाते तो अच्छा होता। रंजीत तब बात बात पर रोता नहीं था। वो दुख की बात सुनकर भी हंस देता था। रंजीत के घर आने से अब घर में भरण पोषण की व्यवस्था हो गई थी। उसने माँ से कहा कि मैं एक बिजनेस करने लगा हूँ। फिर माँ ने कहा कि भगवान का शुक्र है
फिर रंजीत के दिन रात का कोई हिसाब किताब ही नहीं रहता था। वो कभी दिन में निकलता तो कभी रात को, और कभी रात भर बाहर ही रहता, लौट कर ही नहीं आता। हम बहनें पेट भर खाना खाने के बाद रंजीत को दुआ देती थी। रंजीत ने माँ से कहा था कि माँ, जब मैं काम करके बाहर से आता हूँ तब कोई मुझसे बात ना करे। वो घर आता तो मुंह छुपाकर कमरे में चला जाता, और जब आराम करके बाहर आता तो खुश दिखाई देता। उसके दिन और रात का व्यवहार हमारी समझ से परे था। अब ये हुआ कि जब पेट भरने लगा तो अक्ल भी जाग उठी थी। अब माँ को रंजीत की चिंता होने लगी थी। माँ रंजीत से उसके काम के बारे में पूछती तो टाल देता था। माँ जिद करती तो उठकर बाहर चला जाता था। एक दिन जब पिताजी घर आए तो नशे में नहीं थे। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने घर आकर रंजीत को जोर जोर से पुकारना शुरू कर दिया। तो हम सभी बहनें और माँ दौड़कर पिता के पास पहुंचे। रंजीत भी अपने कमरे से बाहर आ गया। वो जैसे ही बाहर आया, पिताजी ने उसके चेहरे पर थप्पड़ बरसना शुरू कर दिया। पिताजी बोले कि इस बेशरम ने तो मेरे नाम को ही डुबा दिया है। तो माँ ने कहा कि जो शख्स खुद नशे में डूबा हो उसका नाम कोई और क्या डुबा देगा। पिताजी बोले कि रंजीत, तुम लोगों को हराम का खाना खिला रहा है। माँ भी आज रुकने वाली नहीं थी। कहने लगी कि तुमने तो आज तक हमें एक निवाला भी नहीं खिलाया। रंजीत तो हमारा पेट भर रहा है ना, भले वो हराम का ही क्यों ना हो। पिताजी रंजीत के जान के दुश्मन बने हुए थे। वो रंजीत को जान से मारने की धमकी दे रहे थे और उसे घर से निकालना चाहते थे, लेकिन माँ अपनी जिद पर अड़ी थी। लेकिन जब पिताजी ने माँ को तलाक देने की धमकी दी तो माँ ने एक नज़र अपनी आधा दर्जन अविवाहित बेटियों पर दौड़ाई और चुप होकर बैठ गई। तो दोस्तों, इस कहानी की आगे का भाग यानी कि अंतिम भाग मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगी। इसलिए अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी मैं इस कहानी का अंतिम भाग की वीडियो अपलोड करूंगी तो उसका नोटिफिकेशन मिलेगा आपको सबसे पहले। इस कहानी की वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।